आधुनिक भारत देख रहे थे हम, और आधुनिक भारत में आज हमें देखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ना है, सर जॉनसन के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड ब्लेजली के बारे में पढ़ना है, सर जॉर्ज बार्लो के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ना है और लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे। आधुनिक भारत से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रीवियस उलट कर देखेंगे। और सबसे पहली बात तो बता दें, जो छात्र बीपीएससी 69 पास के उनको मुबारक हो, और 70वीं की जोर शोर से तैयारी चल रहा है तो आप जोर शोर से लगे रहिए, आपके लिए भी मुबारकबाद आएगा। तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन प्रश्न बनेगा, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, देखते चलते हैं। समझ में आएगा बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा कंफ्यूजन होगा तो पूछते चलिएगा, एक बार पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा सारा। देखिए सबसे पहले कॉर्नवालिस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि भारत के संबंध में ये बहुत सारा ऐसा काम किया है जो भारत के लिए भी अच्छा है और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो अच्छा था नहीं, ठीक है। तो पता है इसका जो कार्यकाल है ना 86 से लेकर 1805 तक, आप देखिए इसका कार्यकाल का, इसने इसके समय में ना जिले में ना समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था, यानी जिला का जितना भी काम है ना सब कलेक्टर को दे दिया। कलेक्टर समझ रहे हैं ना, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको दे दिया गया था। इसमें भारतीय न्यायाधीशों में ना युक्त जिला फौजदारी अदालतों को ना समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाला अदालत, यानी ऐसा अदालत जहां मुश्किल होगा ना वहां पे जाकर के फैसला सुनाएगा, ठीक है। तो भ्रमण करने वाला अदालत यही खोला था, ठीक है। मान लीजिए अगर बंगाल में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे फैसला सुना दिया, अगर बंगाल में के बाद उड़ीसा में हो रहा है तो वहां पे जाकर फैसला सुना देगा। भ्रमण करने वाला क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यही ना होता है भ्रमण करने वाला, ठीक है। तो एक ऐसा दल लेके आया जो भ्रमण करेगा, जहां दिक्कत होगा ना वहां जाकर फैसला देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि यही हुई, भ्रमण करने वाला अदालत खोला। क्या वो 4 भ्रमण करने वाला अदालत है, जिसमें ना 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, यानी 3 को बंगाल में काम करता था और 1 बिहार में, ठीक है। तथा कॉर्नवालिस ने 1893 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड ना एक कानून की संहिता है, यानी इसमें कानून लिखा हुआ है कैसे देश चलाना है, राज चलाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन चलाएगी, उसके बारे में लिखा है कॉर्नवालिस कोड में। याद रखिएगा, पूछेगा कॉर्नवालिस कोड कब आया था, तो 1793 में। कौन बनाया था, कॉर्नवालिस। और ये क्या है, तो ये कानून से संबंधित है, इसमें विधि लिखा हुआ है, समझ गए ना। कॉर्नवालिस कोड, आपको पूछा कॉर्नवालिस कोड का संबंध किससे है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो यहाँ से प्रश्न क्लियर हो गया ना, जो ना शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए आपको पूछेगा, यहाँ से मेन क्वेश्चन बनेगा कॉर्नवालिस कोड किस पे आधारित है, तो शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत। और शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत क्या आता है, यानी शक्ति को ना छोटे-छोटे हिस्से में बांट दो, शक्ति को छोटे-छोटे हिस्से में टुकड़ों में खंडित कर दो, तो इससे क्या होगा कि कोई अगर तरह का विवाद हो गया तो वो बड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत कौन लेके आया था, कॉर्नवालिस। और उसका एक संहिता है जिसमें लिखा हुआ था कॉर्नवालिस कोड में, यानी शक्ति को ना छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत। यहाँ से ये क्वेश्चन ई वाला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत किसके समय में आया था, हाँ। तो लिखवे किया कॉर्नवालिस कोड, जैसे उधर पढ़िएगा नेपोलियन कोड, ठीक है। ये नेपोलियन ना कानून के लिए एक संहिता तैयार किया था, ये कॉर्नवालिस वही है जो अमेरिका में युद्ध में था, ठीक है, और वहां से भारत आया था, तो ये देख रखा था सारा चीज, तो इसलिए यहाँ पे बना दिया कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, यानी कि जो जिला कलेक्टर को जितना शक्ति दिया था ना उसको कम कर दिया और उसको ना सिर्फ राजस्व वसूलना और राज का प्रशासन संभालना ही कर दिया। कॉर्नवालिस ऐसा उसको कर दिया। पुलिस कर्मचारी के लिए वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी प्राप्त जमींदारों को इसके अधिकार से वंचित कर दिया गया। तथा कंपनी के कर्मचारियों को ना व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कंपनी कर्मचारी है ना तो पर्सनल व्यापार नहीं कर पाएगा, यानी कंपनी का भी काम करता था अपना व्यापार भी कर लेता था, उस पर ना प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दी और एक दरोगा नियुक्त कर दिया। तो दरोगा जो बनाया ना पोस्ट, यही बनाया कॉर्नवालिस, यानी कि एगो थाना रहेगा उसका एक इंचार्ज कौन रहेगा, दरोगा। तो दरोगा पोस्ट कौन बनाया, यही कॉर्नवालिस, यानी दरोगा पोस्ट बना दिया, ठीक है, वो प्रशासन चलाएगा। कहता भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुफ्ती, मुंसिफ, सदर, अमीन व डिप्टी कलेक्टर के से ना ऊंचा पद नहीं दिया जाता, मतलब भारत वाले को, भारत के जितने लोग थे ना इससे ऊपर का पोस्ट नहीं मिलता था अंग्रेजवा के समय में, ठीक है। तो क्या कर दिया 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया। तो यह पूछता है अस्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया, कहिए लाया, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया ना, अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता यही है, ठीक है। जिसने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, जमींदार के साथ, जिसमें ना अब भूमि का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी के तथा 10% किसान के पास रखता था, यानी खुद अपने पास रखता था। तथा अस्थायी बंदोबस्त की योजना ना सर जॉन सोर ने बनाई थी, यानी सबसे पहले ये योजना सर जॉन सोर लेके आया था, लेकिन पूरी तरह से इसको लागू किया था कॉर्नवालिस। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया ना,
कि सब अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किसने अपनाया था? सर जॉन सॉर। आप पूरी तरह से लागू कौन किया? तो याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है, याद रखना, पूछेंगे तो बताना, ठीक है। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया। इसे जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, यानी जमींदार ना अपना कितना लगान लेना है वो बना सकता था चार्ट कि हमको इतना लगान लेना है, ठीक है। भू राजस्व वसूलने के लिए ना दो व्यवस्थाएं, एक है रैयतवारी, एक है मालवारी, ठीक है। तो आपको पता है रैयतवारी क्या है, मालवारी क्या है, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करेगा ना, उसकी ये पद्धति है, उसकी व्यवस्था है, ठीक है। तो रैयतवारी में क्या है देख लीजिए, ये ना भारत में ना 51% हिस्सा पर है, यानी सबसे ज्यादा यही लगा हुआ था, माने पूरे भारत है ना उसमें सबसे ज्यादा जब रैयतवारी लगा हुआ था, ठीक है। कहता है रैयतवारी के बारे में देख लीजिए, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% भूमि था, कितना? 51%। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था 12 महल, एगो जगह का नाम है 12 महल जिले में लगाया गया था पहली बार, और ये ना कर्नल रीड लगाया था, कौन? कर्नल रीड, यानी रैयतवारी इससे पहले ना कर्नल रीड लेके आया था, और इसको ना ये पूरे में लागू किया था, ठीक है। कर्नवालिस पूरे में लागू किया था, इससे पहले कर्नल रीड इसको ना अपना चुका था। तथा 1820 में ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू हो गया, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ना मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया, वही हेक्टर मुनरो है, ठीक है। कहता है 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू की गई, तथा 1858 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में भी लागू हो गया, कौन? रैयतवारी, ठीक है। मैंने ये देखा ना कि अच्छा काम कर रहा है, इसे टैक्स अच्छा आ रहा है, इसको ना आगे बढ़ाते जा रहा है, और राज्य में भी लागू करते जा रहा है, और क्षेत्र में भी लागू करते जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच ना कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें ना भूमि का ना विक्रय कर सके और वे गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर ना भूमि जब्त कर ली जाती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनरीक्षण करने की व्यवस्था की गई थी, यानी एक बार निर्धारित हो गया कि इतना लगान देना है, तो अब 30 साल बाद पता चलेगा कितना लगान देना, नया करेगा निर्धारण, ठीक है। पता राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था, यानी कि आपको यहाँ अनाज नहीं देना, आपको धन देना है 1/2। आप उससे तो अच्छा है ना, जहाँ पे 10% वो ले लेता था, किसान के पास खाली 10% रखता था, जमींदार के पास आएगा वो ले लेता 10/11, पड़ा है ना। अब है मालवारी के बारे में देखिए, ये तो रैयतवारी के बारे में था, अब मालवारी के बारे में देखिए। महल शब्द से तात्पर्य है कि जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए न कृषकों के से सीधे संपर्क नहीं किए, बल्कि गांव के न जमींदारों के मुखियों या लंबदार जो राजस्व असूल का आधार बनाया। 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, यानी अपना बिहार में, ठीक है, गंगा की घाटी, गंगा यहाँ है ना जी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में गंगा है, पश्चिम बंगाल में गंगा है, गंगा की घाटी आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालिक संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए न मानचित्रों तथा पंजीयनों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी, देखो उसका था कर्नल रीड, आयकर है हॉल्ट मैकेंजी, अंदर समझ रहा है, उसका कर्नल रीड, इसका है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉम्स के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई, माने कि जब इसका इस्तेमाल किया, देखा ना, तो यार ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, इसे अच्छा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो ये सब इस्तेमाल करके देखा, ठीक है। प्रारंभ में इस व्यवस्था को लगाने उत्पाद का 2/3 था, 2/3 था, और बाद में इसे घटा करके 1/2 कर दिया, यानी 50%। तो उसको भी 1/2 कर दिया था, इसको भी 1/2 कर दिया था, तो इससे ना टैक्स अच्छा कलेक्ट हो रहा था, तो बोला कि अच्छा है। तो आप देख लिए उधर रैयतवारी कैसे लगाया, आप देखिए मालवारी कैसे लगाया, ठीक है, वो 51% भूभाग पर है। अब देखिए जमींदारी, एगो है रैयतवारी, एगो है मालवारी, ठीक है। तो इससे कुछ टर्म है समझते हैं। तो जमींदारी ना 19% पर था, कितना? 19%। रैयतवारी 51, मालवारी 30। तो आप याद कर लीजिएगा, एगो है 19 पर, एगो है 30 पर, एगो है 51 पर। तो सबसे ज्यादा पर कथी है? रैयतवारी 51%, यानी पूरे भारत के जो भूभाग है ना उस पे लगा हुआ है। तो एक नंबर पर रैयतवारी, ये याद रखिएगा। उसके बाद मालवारी, और उसके बाद जमींदारी, ठीक है। तो ऐसे भारत में लगा हुआ था, ठीक है। यही सबसे पूछता है, लेकिन कौन किसके जन्मदाता है सो बता दिया उधर, ठीक है। तो यानी जमींदारी व्यवस्था जमींदार पर, रैयतवारी व्यवस्था किसान पर, और मालवारी मुखिया पर, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था लेके आया था कर्नवालिस और जॉनसोर,
और रैथवारी लेके आया था रीड, हॉर्ट मैकेंजी और मुनरो, मुनरो के समय में, ठीक है। और महलवारी लेके आया था हॉर्ट मैकेंजी। यहाँ से ये सब याद रहेगा ना, परीक्षा में यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कर्नवालिस को ना भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। यदि भारत में नागरिक सेवा के जन्मदाता कौन है? तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में नागरिक सेवा का कौन प्रारंभ किया? कर्नवालिस। तो कर्नवालिस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये कर्नवालिस का था कार्यकाल 1786 से 1805। अब हम देखेंगे सर जॉन्स के बारे में, ठीक है। इसका छोटा सा कार्यकाल देख लीजिए। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कार्यकाल में के दौरान 1795 में बंगाल में नियम 21 के तहत ना नवजात कन्याओं की हत्या पर ना प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो इसके समय में ना सबसे बड़ा काम यही हुआ था कि नवजात जो शिशु होता था ना, कन्या, उसको ना हत्या नहीं करना था। नियम कितना के तहत? 21 के तहत। तो यही इसके में दो महत्वपूर्ण है, एक अहस्तक्षेप की नीति लाया और दूसरा नियम 21, ठीक है। नियम 21 में क्या है? कन्याओं की हत्या, और अहस्तक्षेप की नीति है यानी हस्तक्षेप नहीं करना है, अहस्तक्षेप। यही दो इसका महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। उसके बाद ब्लेजली के बारे में देखिए, लॉर्ड ब्लेजली है। क्या है? लॉर्ड ब्लेजली। पता है इसने सहायक संधि की पद्धति को शुरू किया, सहायक संधि पद्धति शुरू किया। तो यहाँ पूछेगा सहायक संधि भारत में शुरू करने वाला कौन था? ब्लेजली। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व गवर्नर डुप्ले, यानी इससे पहले ना डुप्ले कर चुका था। तो पूछेगा भारत में सहायक संधि स्टार्ट कौन किया था? डुप्ले। इसका प्रयोग कौन किया था? हाँ, यानी कहने का मतलब वो किया था छोटे स्तर पर, ये किया था बड़े स्तर पर, ठीक है। तो अब कहेगा कि सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। जन्मदाता कौन है? डुप्ले। इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग कौन किया? तो ब्लेजली, ठीक है। यहाँ से ये सब चीज याद रखिए। तो सहायक संधि पहले कौन अपनाया था? देखिए सहायक संधि करने वाला पहला था हैदराबाद। कौन था? 1798 में, फिर मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बराड़ एवं भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। अब और अन्य संधि करने वाले राज्य थे जैसे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। लेकिन इसमें एगो राज्य था ना जो इनकार कर दिया था सहायक संधि को, ठीक है। तो परीक्षा में यही पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जो अंग्रेजों का सहायक संधि इनकार कर दिया, यानी ब्लेजली की सहायक संधि इनकार कर दिया, ठीक है। तो वह इंदौर, इंदौर के होलकर, इंदौर के यानी इंदौर जगह वहाँ पे राजा होलकर थे। ये सहायक संधि ना नहीं माना, बोला कि हम सहायक संधि अपना नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है ई वाला। अब पूछेगा सहायक संधि सबसे पहले कौन अपनाया था? तो हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद। अब इनकार कौन कर दिया था? इंदौर, इंदौर के होलकर, इंदौर में जो राज करते थे होलकर, वो इनकार कर दिया था कि नहीं अपनाएंगे, ठीक है। इसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े हैं। तो कहता है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मर गया, यानी कि मैसूर क्या है शासक था, हैदर अली का लड़का था, ठीक है। तो 1799 में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के अंदर शिशु वध को बाकी हत्या के समान मानते हुए ना दंड के प्रावधान किया। अगर आप बच्चा को मारिएगा ना, छोटे बच्चे को, तो वो ना एक हत्या के समान है, आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो इसके समय में यही हुआ था, शिशु वध है ना, तो उसके लिए हत्या के समान माना जाएगा नियम 3 के तहत, नियम 3 के तहत। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा के भर्ती के लिए ना युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ना फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। तो पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज कौन बनवाया? ब्लेजली। अब बोलेगा फोर्ट विलियम कॉलेज कहिया बना था? 1854 में, 1854 में। तो याद रखिएगा तब अंग्रेज ने भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए ना चला रहे थे, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था कलकत्ता में, उसमें ना प्रशिक्षण देता था, ठीक है, सिखाता था कि यहाँ राज कैसे करना है, ठीक है। कहता 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी जगह के नाम है, हेलबरी जगह के नाम है में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था, जहां नवयुवक प्रशासनिक अधिकारियों को ना 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। मैंने कि वहां से ट्रेनिंग लेके आता था 2 साल के लिए, और फिर बाकी ट्रेनिंग कलकत्ता में लेता था फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। फिर यहाँ पे ना राज चलाता था, मतलब शासन करता था, ठीक है। कहता है यह स्वयं को ना बंगाल का शेर, यहाँ से प्रश्न आता है स्वयं को बंगाल का शेर कौन बोला था? एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, तुमसे कभी नया हो ना, इसका क्वेश्चन पीछे से पूछा उलट के देखोगे पढ़ोगे ना समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये बंगाल का शेर था, कौन था? बंगाल का शेर। अपने आप को पता था कि हम बंगाल का शेर है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न पूछता है बंगाल के शेर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेजली। उसका लॉर्ड कर्नवालिस 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु ना शीघ्र ही मृत्यु हो गई, यानी ये कर्नवालिस आया था लेकिन बेचारा यहीं पे मर गया, ठीक है। आपको पता है ना नंदलाल के क्या करवाया था से? हाँ। आगे है सर जॉर्ज बार्लो के बारे में। इसमें इसी समय में क्या हुआ? 1806 में ना वेल्लोर में ना सिपाही विद्रोह हुआ। वेल्लोर ना दक्षिण भारत में कहाँ है? वहां पे सिपाही विद्रोह हुआ,
इस काल की महत्वपूर्ण घटना थी, यानी सिपाही विद्रोह खाली हुआ जॉर्ज बार्लो के समय में, यही याद रखना। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो तथा इसके कार्यकाल में रंजीत सिंह, कहा पंजाब के राजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, ठीक है, जिसका मध्यस्थता ना चार्ल्स मेडकॉफ किया था। कौन किया था? चार्ल्स मेडकॉफ। दोनों के बीच में ना संधि करवाया था, ठीक है। तथा इसी के समय में चार्टर्ड एक्ट 1813 आया। तो चार्टर्ड एक्ट के बारे में संविधान वाला में पढ़े किए हैं या फिर से पढ़ाएंगे, रिवीजन हो ही जाएगा। अब इसके बाद देखना आपको हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। और हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 है। देखिए क्या किया है। तथा इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, वही नेपाल जिसका राजधानी काठमांडू है। तो नेपाल के ना राजा थे अमर सिंह थापा। कौन थे? तो दोनों के बीच में संधि हो गया था, यानी लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ। इसने नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया, लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच ना संगोली की संधि हुई। तो पूछता है संगोली की संधि कब हुआ था? हाँ, तो संगोली की संधि नेपाल के साथ हुआ था। किधर? और एक तरफ नेपाल था और एक तरफ अंग्रेज था। एक तरफ नेपाल और एक तरफ अंग्रेज, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ नेपाल। कहीं होता 1816 में। तथा इसके समय में पिंडारियों का अंत कर दिया गया। पिंडारी मतलब लूटने वाले लोग होते थे, उसका अंत कर दिया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिम मुहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे, ठीक है। इसने मराठों की शक्तियों के अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। मराठा शक्ति समझ रहे हैं? 1803 वाला। द्वितीय, कौन द्वितीय? बाजीराव द्वितीय। हाँ, पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया, ठीक है। तथा इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। प्रेस जहाँ पेपर छपाता है, पेपर समझ रहे हैं ना, न्यूज पेपर, तो उस पर लगा हुआ प्रतिबंध उसको हटा दिया, ठीक है। तो इसलिए प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। इसी के समय में 1822 में ना टेनेंसी एक्ट, इसको ना काश्तकारी अधिनियम हिंदी में कहते हैं, लाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा टेनेंसी एक्ट कितने समय में आया था? कब आया था? 1822 में, ठीक है। यानी ये बुड़करों से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा आपका एमहर्स्ट के बारे में 1823 से 1828 तक इसका कार्यकाल है। इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, वही बर्मा जिसको अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका राजधानी है नेपिता, ठीक है। तब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच ना यान्डू की संधि हुआ। पूछेगा यान्डू की संधि कब हुआ? 26 में। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ बर्मा। आपको संधि है यान्डू की संधि। कहते हैं 1826 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ, यानी बैरकपुर कलकत्ता में वो जगह है जहाँ पे सैनिक का विद्रोह हो गया था 1824 में। उसके बाद आपको देखना है विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग लंबा है थोड़ा, हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है।